Hello everyone, welcome to Reviz Study Group. आज है 20 सितंबर 2023 यानी कि 20 सितंबर 2023 और ये है मेरा नाम और ये है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्थ एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 FWG फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप under India's presidency concluded in option A New Delhi, option B Mumbai, option C रायपुर या फिर ऑप्शन डी इंदौर। तो दोस्तों आपके पास कुछ सेकंड है, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वरना मैं तो आपको आंसर बता ही रही हूं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर। ठीक है, रायपुर मीन्स छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसको को चेयर किया था किसने? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने। ये याद रखिएगा, इसको को चेयर किया गया था इस मीटिंग को इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, और ये है हमारा G20 का लोगो। इस बार की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, जिस तरह कि आपको हर जगह दिख रहा होगा G20 का पोस्टर हर जगह लगा हुआ है। ठीक है, और ये अपने आप में बहुत प्राउड मोमेंट भी है। प्लस अगर हम देखें तो इस बार की हमारी थीम क्या है G20 की, जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, और 2024 में ये कहाँ पे होगी? तो ये होगी ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। और 2022 में कहाँ हुई थी मीट? तो ये हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में। और 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ये G20 है क्या? तो मैं ये बता दूं कि 19 कंट्रीज, कितना? 19 कंट्रीज +1 यूरोपियन यूनियन, इसका ये ग्रुप है जिसमें अभी रिसेंटली 2023 मतलब जो इंडिया होस्ट कर रही है, इसमें अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर शामिल कर लिया गया है। और इस तरीके से देखें तो G20 का अफ्रीकन यूनियन 21st मेंबर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि विच इज द 21st मेंबर इंक्लूडेड इन G20, सो योर आंसर विल बी अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और G20 को बनाया कब गया था? सो इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1999। ठीक है, और इसकी कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसका ट्रोइका होता है। मैं आपको ये सारी चीजें पहले भी बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। अगर आप न्यू हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो आपको मैं बता देती हूँ कि G20 का कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसका ट्रोइका होता है। ट्रोइका मतलब एक ये रशियन व्हीकल है जिसको कि 3 घोड़े मतलब 3 हॉर्सेस जो हैं वो खींचते हैं। मतलब ये कोई व्हीकल है और इसमें ये 3 घोड़े हैं जो इस व्हीकल को चलाते हैं, तो इसको ट्रोइका कहते हैं। तो उसी से इंस्पायर्ड होके G20 की चीज ली गई है, ट्रोइका G20 ने लिया है। इसमें क्या होता है कि आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की तरह समझो कि पास्ट में मतलब कौन सी कंट्रीज को होस्ट की है, प्रेजेंट में कौन कर रही है और फ्यूचर में कौन करेगी। ये तीनों चीजें यहाँ पे डिसाइड हो जाती हैं। जिस तरह पास्ट में मतलब 2022 में इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था, 23 में इंडिया कर रही है और 24 में ब्राजील करेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें टोटल 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, और हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को भी 2023 में एज अ परमानेंट मेंबर ऐड कर लिया गया है G20 का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन बिल introduced in parliament is related to option A malnutrition, option B financial inclusion, option C education, option D women preservation। आपने सोच लिया आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मीन्स विमेन रिजर्वेशन। ठीक है, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं वहां पे, मतलब स्टेट का मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विमेन का रिजर्वेशन 33%
करने के बारे में ये बात की गई है और इसी को विमेन रिजर्वेशन बिल भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? विमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन टू विमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। ठीक है, और प्रेजेंट लोकसभा में टोटल 542 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 542 मेंबर्स हैं और इन 542 मेंबर्स में से 78 मेंबर्स जो हैं वो फीमेल हैं। ठीक है, कौन है? मतलब 542 में से 78 मेंबर्स फीमेल हैं। और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को अगर हम देखें तो वहां भी विमेन को 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है और किसी किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने ये परसेंटेज इंक्रीज भी किया हुआ है और इंक्रीज करके विमेन को रिजर्वेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल बिहार में जो विमेन का रिजर्वेशन है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वो है 50%। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि इज देयर एनी स्टेट इन इंडिया विच हैज मोर देन 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन, तो हाँ, इट इज देयर एंड इट्स बिहार। और भी एग्जाम्पल है बट आप बिहार को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। अब आपको आंसर देना है, सोच लिया आंसर? तो हाँ दोस्तों, जिसने भी ऑप्शन ए टिक किया होगा या सोचा होगा उनके आंसर सही हैं, क्योंकि ये स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है। ठीक है, जो फैमिलीज गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही आवास योजना के बेनिफिट्स को नहीं ले पाई, ठीक है, मतलब जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी चलाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चलाती हैं आवास योजना से रिलेटेड स्कीम्स, तो जिन फैमिलीज को ये स्कीम के बेनिफिट्स नहीं मिल पाए हैं आवास योजना से रिलेटेड, उन फैमिलीज को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ, इसके भी आप समझ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं जो कि गवर्नमेंट बताएगी पूरी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और ठीक है, जब ये सारी चीजें डिटेल में पूरी आ जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज अभी देना सही नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक और स्कीम शुरू की हुई है जिसको हम कहते हैं मुख्यमंत्री या फिर सीएम लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना, ठीक है, एक तो ये स्कीम है लाडली बहना योजना और दूसरी कौन सी है? लाडली बहना आवास योजना, ताकि लोगों को आवास योजना से रिलेटेड जो स्कीम है उसके बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। सपोज अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 30 सितंबर को है, या फिर यूपी पीएससी की, या फिर एसपीएससी की, या हरियाणा पीएससी की, तो उसमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड स्कीम है, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यूपीएससी में इस तरीके से नहीं आता है, बट यूपीएससी में आप अगर ऐसे लिखें जिससे विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीजें आ गई, तो वहां पे आप अदर स्टेट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तो ऑब्वियसली होगी ही, लेकिन अदर स्टेट की भी स्कीम को लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे में लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी एथिकल क्वेश्चंस होते हैं, एथिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स has established how many standard clubs for students across the nation? Option A 600, option B 6000, option C 6467 means 6467, या फिर ऑप्शन डी 7000। सो आई होप आपने आंसर इसको कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मीन्स 6467 स्टैंडर्ड क्लब्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए उनको स्टैब्लिश किया जाएगा बाय BIS। ठीक है, और ये BIS है क्या, ये भी मैं आपको बता देती हूँ।
BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर BIS एक्ट 2016। सी किसके अंडर किया गया था? BIS एक्ट 2016। ये एक्ट के तहत बनाया गया है। दैट मीन्स कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है? इसको बनाया क्यों गया था? फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। किसके लिए? फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स। ठीक है? अब हम इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं कि BIS का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर यह आता है। और BIS हॉल मार्किंग रेगुलेशन, BIS हॉल मार्किंग रेगुलेशन 2018 से प्रीशियस मेटल्स ज्वेलरी लाइक गोल्ड, सिल्वर, इन ज्वेलरी पर हॉल मार्किंग करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है? मतलब जो भी हम गोल्ड या सिल्वर की जो ज्वेलरी लेते हैं ना, गोल्ड या सिल्वर की, देखिए ये इनके केमिकल नेम है। AU मीन्स गोल्ड, AG मीन्स सिल्वर। ठीक है? तो गोल्ड और सिल्वर के हम जो भी ज्वेलरी लेते हैं तो उन पे अब BIS की हॉल मार्किंग होना मैंडेटरी हो गई है। ओके? अब हम जान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्लब्स जो बनाया गया है इसका क्या यूज है। तो जो ये स्टैंडर्ड क्लब्स है ना, ये स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बनाए गए हैं एंड दे आर टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब कि स्टूडेंट्स को ये सेंसिटाइज करेंगे, उनको अवेयर करेंगे, उनको और ज़्यादा उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। मतलब स्टैंडर्ड होता है ना लाइफ जीने का, उसके बारे में बताया जाएगा कि अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ, about the importance of standards in improving quality of life। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which scheme has been launched recently by central government for skill development of young generation? आपके ऑप्शन हैं स्किल रेस, स्किल ऑन व्हील्स, स्किल इनहेंसमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन A, B, C, D में से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B, स्किल ऑन व्हील्स। ठीक है? इस स्कीम को लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ यंग जनरेशन। इसमें 60,000, ये देखो आप, 60,000 जो यूथ है उसको एम्पावर किया जाएगा 5 इयर्स तक। ठीक है? एक तरफ से उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाएगी, उनको एम्पावर किया जाएगा 5 साल तक। और ये स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसके कोलैबोरेशन के साथ बनाई है? तो वो है NSDC के साथ। NSDC मीन्स नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक के साथ। कौन कौन से हैं? NSDC और इंडस इंड बैंक के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है? इसमें जो 60,000 यूथ हैं उनको एम्पावर किया जाएगा 5 साल तक। और इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस स्कीम को लॉन्च किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी और ओम बिरला जी। ठीक है? ये हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। इन लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया है दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। Which organization has released the progress report on sustainable development goals gender gap snapshot 2023? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के पूरे लेक्चर में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जो SDG के 17 गोल्स हैं उसको भी मैं आपको रीड करके बताती हूँ।
इसका आप करेक्ट आंसर अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर पता ही चल गया होगा। ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूएनईपी, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस वीमेन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशंस वीमेन। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाली है जेंडर स्नैपशॉट 2023, और इसके तहत इसने बताया है कि भले ही जेंडर गैप को कम करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर भी जो लेवल है इक्वालिटी का वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ यूनाइटेड नेशन वीमेन के बारे में, क्योंकि ये जो है ना एजेंसी, ये बहुत कम हमें पढ़ने को मिलती है, मतलब पढ़ने को कि ऑनलाइन नहीं या फिर बुक में नहीं, न्यूज में ये बहुत कम आती है। यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनिसेफ, इसके बारे में तो हम आए दिन पढ़ते रहते हैं। अब इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। तो यूनाइटेड नेशन वीमेन जो है, ये यूनाइटेड नेशन की एक एंटिटी है। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन की एंटिटी है जिसका एम है, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे, जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करना। ठीक है, और विमेन एम्पावरमेंट करना। ऑब्वियसली अगर जेंडर इक्वालिटी हो रही है दैट मीन्स के विमेन का एम्पावरमेंट भी हो रहा है ना। और इसकी हेड कौन है, या फिर हम बोले तो एग्जीक्यूटिव, इसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, चेयरमैन नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। तो वो कौन है? तो वो है सीमा बहौस। सीमा बहौस, BAHOUS। ठीक है, ये इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और ये जॉर्डन की हैं। ये जरूर याद रखिएगा, फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स टू, शी बिलोंग्स टू जॉर्डन। ठीक है, सो शी इज जॉर्डियन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन विमेन का इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, और ये जो जेंडर इक्वालिटी है ये एसडीजी के कौन से गोल में आता है, कौन से नंबर पे आता है? तो वो है गोल नंबर 5। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी कम्स अंडर गोल नंबर 5 ऑफ एसडीजी। ठीक है, और ये है इसके टोटल 17 गोल्स एसडीजी के, वो मैं अब आपको बताती हूँ, क्योंकि ये गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गोल से क्वेश्चंस आते हैं, अबाउट द नंबर्स आल्सो क्वेश्चंस कम। ठीक है, तो एसडीजी 1 मीन्स गोल नंबर 1 इज नो पॉवर्टी, मीन्स कोई पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए वर्ल्ड में। सेकेंड इज जीरो हंगर, एसडीजी गोल की वर्ल्ड में जीरो हंगर करना है, मतलब कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न रहे। ठीक है, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये हेल्थ से रिलेटेड है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच गोल इज रिलेटेड टू हेल्थ इन एसडीजी, सो यू शुड मार्क द गोल 3। ठीक है, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, मीन्स कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो और ज्यादा ब्राइट हों। ठीक है, और ज्यादा इनोवेशन वो बना सके, और ज्यादा वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। देन जेंडर इक्वालिटी, दिस वन इज फॉर मेल साइन एंड दिस वन इज फॉर फीमेल साइन। ठीक है, और ये इक्वालिटी है, मतलब मेल और फीमेल में इक्वालिटी। कौन सा गोल है ये? गोल नंबर 5। ठीक है, देन 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कि क्लीन वाटर प्रोवाइड करना और सैनिटेशन प्रॉपर प्रोवाइड होना चाहिए, ये गोल नंबर 6 है। गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जिससे आपको पता है कि हर जगह क्लीन एनर्जी की बातें हो रही हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही हैं, स्पेशली इंडिया में बायोगैस से रिलेटेड बातें होती हैं। वो इसीलिए होती हैं क्योंकि इसका जो गोल नंबर 7 है उसको अचीव करना है, जो कि डील करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से। ठीक है, देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल नंबर 8 है ये, कि इकोनॉमिक ग्रोथ करना और डिसेंट वर्क करना, ये हमारा गोल नंबर 8 है एसडीजी का। गोल नंबर 9 क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सा गोल है? गोल नंबर 9। गोल नंबर 10 क्या है? रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, मतलब ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं उनको रिड्यूस करना।
ठीक है, यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई अमीर है कोई गरीब है, तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी लोग दिखाते हैं, तो उन सब चीजों को रिड्यूस करना, ये गोल नंबर 10 है। गोल नंबर 11 क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, सारी चीजें सही होनी चाहिए, एयर पोल्यूशन वगैरह जो हम देखते हैं वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो कि जो सिटीज हैं वो सस्टेनेबल हो, जो कम्युनिटीज हैं वो सस्टेनेबल हो। ठीक है, ये गोल नंबर 11 है हमारा। देन गोल नंबर 12 क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, गोल नंबर 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन। इससे रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर जगह हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, और ये सारी चीजें आती हैं गोल नंबर 13 में। गोल नंबर 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर मीन्स फिशेस हो गई, प्लैंक्टॉन्स हो गए, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, वाटर बॉडीज में रहते हैं, इनफैक्ट उनके बारे में है कि जो भी ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडीज में रहते हैं उनके बारे में सोचना, उनको मतलब कोई पोल्यूशन से उनकी डेथ ना हो, उनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज करना। ये कौन सा गोल डील करता है इससे? वो है गोल नंबर 14। अब आते हैं गोल नंबर 15 पे, जो कि कहता है लाइफ ऑन लैंड। लाइफ ऑन लैंड सारी चीजें A to Z, हम जो भी चीजें देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो जहां तक देखते हैं सारी चीजें लाइफ ऑन लैंड है, उससे डील करती हैं। ये है गोल नंबर 15। देन गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपको पता है कि जस्टिस जो है अगर इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो वहां पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा जल्दी नहीं हो सकता है, कभी कभी अच्छे से नहीं हो पाता है जस्टिस। तो उससे रिलेटेड है कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जो कि गोल नंबर 16 डील करता है। देन फाइनल है, लास्ट है इनफैक्ट, वो है गोल नंबर 17, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। मतलब सारी कंट्रीज को, हर एक लोग को एक साथ आना, एक पार्टनरशिप बनानी है, ताकि सारे जो गोल्स हैं उसको अचीव किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा SDG गोल्स, टोटल 17 गोल्स हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं सब चीजों से आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्ट्स। इसमें पहला है, पायल छाबड़ा बिकम्स फर्स्ट वुमन आर्मी सर्जन, फर्स्ट वुमन आर्मी सर्जन टू बिकम अ पैरा कमांडो। ठीक है, पैरा कमांडो बनने वाली फर्स्ट वुमेन आर्मी सर्जन कौन है? तो वो है पायल छाबड़ा। ठीक है, याद करिएगा ये नाम, क्योंकि ये फर्स्ट है। जहां पे भी फर्स्ट आ जाए, स्पेशली विमेन से रिलेटेड है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि है पायल छाबड़ा। Then Srinivasan K. Swamy has been elected as the chairman of Audit Bureau of Circulation. मतलब कि श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, क्योंकि ये भी न्यूज में बहुत कम आता है। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 1948, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन 1948 में बनाया गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमारा लास्ट है, कनाडा एक्सपेल्स इंडियन डिप्लोमेट रिसेंटली एंड लेटर इंडिया ऑल्सो एक्सपेल्ड कैनेडियन डिप्लोमेट। जैसा कि आपको पता है कि अभी कनाडा में एक सिख की डेथ हुई है, और कनाडा ये क्लेम कर रहा है कि इस डेथ में इंडियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था, और इंडिया इस बात को डिनाई कर रहा है, और इसके रिपरकशन में इंडिया ने भी जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उसको एक्सपेल कर दिया है। ठीक है, तो ये तो न्यूज चलती रहती हैं कि किसने एक्सपेल कर दिया या फिर क्या चीजें हुई हैं, ऐसी न्यूज होती हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, कनाडा या फिर इंडिया से रिलेटेड या किसी भी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड अगर इंडिया की न्यूज है तो वो क्या है उसके बारे में जानना। जैसे कि हमारे जो कनाडा है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं
जस्टिन ट्रूडे, कौन है? जस्टिन ट्रूडे, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कनाडा की कैपिटल है ओट्टावा, OTTAWA, ठीक है, इसकी कैपिटल है। कनाडा और यूएस बॉर्डर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सपोज ये कनाडा है, ये यूएस है, तो इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड में। और यूएस और कनाडा को कौन सी लाइन सेपरेट करती है? तो वो है 49th पैरेलल। 49th पैरेलल नॉर्थ सेपरेट कनाडा एंड यूएस। और इंडिया और पाकिस्तान को कौन सी लाइन सेपरेट करती है? तो वो है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के लिए रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए कौन सी है? तो वो है दुरंत लाइन, ठीक है। इंडिया और चाइना को कौन सी लाइन डिवाइड करती है या सेपरेट करती है? तो वो है मैकमोहन लाइन। सी ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीसेस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और स्टेट पीसेस में जो अलग हैं, जैसे झारखंड पीसेस, एमपी पीसेस, उत्तराखंड पीसेस, बिहार पीसेस, उसमें बहुत पूछे जाते हैं कि जो डिवाइडिंग लाइंस होती हैं कि कौन सी कंट्री के बीच ये डिवाइडिंग लाइंस हैं, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है। तो ये चारों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा एक और है, वो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन, और वो है 38th पैरेलल। 49th पैरेलल है यूएस और कनाडा के बीच, और 38th पैरेलल है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। इसको 38th पैरेलल लाइन कहते हैं, या फिर 38 डिग्री नॉर्थ भी कहते हैं, ठीक है। ये सेपरेट करती है नॉर्थ और साउथ कोरिया को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे डाली हुई है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।